हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा 5वां सेट है। इससे पहले की 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में पर डे की क्लासेस ऐड ऑन होती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं क्वेश्चंस का सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है, यानी कि इन दोनों की जो थियोरी है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला है, बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मक। दूसरा, बच्चों को सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। तीसरा है, भाषा व सोच के बीच का संबंध। एंड चौथा है, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल या फिर जटिल। तो देखिए, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि दोनों ही साइकोलॉजिस्ट एक जैसी बातें करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें दोनों में डिफरेंस है, भेद आपसे पूछा है। ठीक है, तो वो है आपका भाषा और सोच के बीच संबंध। इन दोनों के बारे में लेव वाइगोत्स्की का कहना अलग है और जीन पियाजे का कहना अलग है। कैसे? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद उसकी सोच डेवलप होती है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे की सोच डेवलप होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो भाषा को बोलना सीखता है। यानी कि जीन पियाजे कहते हैं थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, यानी कि सबसे पहले थॉट जन्म लेता है बच्चे के दिमाग में, उसके बाद वो लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चा लैंग्वेज सीखेगा और उसके थ्रू जो है उसकी सोच डेवलप होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन दोनों ही साइकोलॉजिस्ट एक जैसी बातें करते हैं। दोनों का कहना है कि जो बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया है उसमें भूमिका है रचनात्मक, ना कि वस्तुनिष्ठ। दूसरा है, बच्चों को ये दोनों ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, पियाजे भी और वाइगोत्स्की भी। और ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल से जटिल, ये दोनों ही कहते हैं वाइगोत्स्की भी और पियाजे भी। ठीक है, बस डिफरेंस है थर्ड ऑप्शन में भाषा और सोच के बीच के संबंध में। आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है ना, तो मैं आपको हर क्वेश्चन का डीपली एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, जिस तरीके से मैंने किया था दोनों ही पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। और ये क्लासेस भी आपकी दोनों के लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका लेव वाइगोत्स्की से है। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की की जो थियोरी है उस थियोरी का नाम है सोशियो कल्चरल थियोरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और सीटेट में डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन बना है, और जो कल का हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था वहाँ भी ये क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से लेव वाइगोत्स्की की थियोरी का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा, सोशियो कल्चरल थियोरी है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीज़ों को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, न्यूमोनिक SC और L, जहाँ भी आपको दिख जाए समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देने की बात, तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए लेव वाइगोत्स्की का नाम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना, तथ्य याद कराना। ठीक है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना। दूसरा है, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। एंड चौथा है, अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का कहना है जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के सहयोग के साथ होती है। ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर आपसे आ जाए कि कोरिलेशन वाली बात। ठीक है, जहाँ भी सहयोग की बात हो रही है, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़ाना। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे एक दूसरे को हेल्प करके पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही अपनी संस्कृति, समाज और भाषा के साथ भी सीखते हैं। तो यही चीज़ बोली है लेव वाइगोत्स्की ने, इसीलिए ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की यही कहते हैं, जैसे 2 बच्चे हैं क्लासरूम में, एक बच्चे का मैथ सब्जेक्ट अच्छा है, दूसरे बच्चे का हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है। तो जिसका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है वो बच्चा मैथ्स वाले बच्चे को हिंदी अच्छे से पढ़ा सकता है। सेम वैसे ही जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो पढ़ा सकता है हिंदी वाले बच्चे को कि मेरी मैथ्स अच्छी, आप हिंदी पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो एक दूसरे को हेल्प करके पढ़ा सकते हैं
और इसी को कहते हैं सहयोगात्मक प्रक्रिया अधिगम के अंदर, ठीक है। और इसकी बात वाइगोत्स्की ने करी है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। याद कराना जैसी चीज़ें तो कोई भी नहीं कहता है। दूसरा है अकेले काम करके संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। जी नहीं, वाइगोत्स्की अकेले सीखने की बात कभी नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं आप ग्रुप में सीखेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं उद्दीपक की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं बल्कि थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग से ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंस की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, या फिर उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कोहलबर्ग की थियोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हिंस की दुविधा यानी कि हाइंस डिलेमा, वो चीज़ जो है उन्होंने बच्चों को सुनाई थी, क्योंकि उस पर उन्होंने खुद भी शोध कार्य किए हुए थे, ठीक है। अब ये जो देखिए उन्होंने बच्चों को हिंस की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा की जो स्टोरी है वैसे मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इनकी थियोरी का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने हाइंस डिलेमा बच्चों को सुनाई थी और बच्चों से पूछे थे कि आप लोगों के क्या क्या मत हैं इस चीज़ को लेकर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा हाइंस डिलेमा बता देती हूँ। हिंस की दुविधा की स्टोरी क्या थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को बताया था कि एक हाइंस थे, ठीक है, जिनका एक व्यक्ति थे हाइंस या हिंस जिनको कहते हैं, उनकी वाइफ की हेल्थ एक बार ख़राब हो चुकी थी। तो हाइंस जो हैं अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी वाइफ को जो बीमारी है उसकी दवाई हमारे पास है, लेकिन आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। और जितना पैसा डॉक्टर ने मांगा था उतना पैसा हिंस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इस कंडीशन में अब हाइंस क्या करे? अपनी वाइफ को वैसे ही छोड़ दे या फिर पैसा कहाँ से लाए? तो इस कंडीशन में हाइंस ने क्या किया था कि रात को उस केमिस्ट की शॉप में जाकर के चोरी करके वो मेडिसिन वो लेकर के आए थे अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को जब ये स्टोरी सुनाई तो बच्चों से पूछा कि बच्चों आप अपने अपने मत बताइए कि हाइंस ने दवाई चोरी करके ठीक किया या फिर नहीं किया। तो हर बच्चे ने अलग अलग आंसर दिया। कुछ बच्चों का कहना था कि उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि वाइफ की जान बचानी ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने मेडिसिन चोरी की, कुछ गलत नहीं करा। कुछ बच्चों का कहना था कि उन्होंने गलत करा क्योंकि चोरी करना गलत बात है, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरालिटी हैं, उनको उन्होंने ख़त्म करा चोरी करके। कुछ बच्चों का कहना ये था। तो यही है कि हाइंस की दुविधा, या हम कह सकते हैं हिंस भी कह सकते हैं इसको, इसकी काल्पनिक स्थिति दे करके शोध किया हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ऑप्शन में जो लिखा है ना कि वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वो उद्धृत करते हैं, यानी कि पियाजे के सिद्धांत पर बेस्ड ही इन्होंने अपनी थियोरी दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला है उपदेशक होना चाहिए और सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ भी बच्चों को नियंत्रित करने की बात आए या बच्चों को कंट्रोल करने की बात आए तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होता है, क्योंकि कभी भी आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने से अच्छा है बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाइए, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके पढ़ाइए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग की प्रोसेस को बनाइए। ये चीज़ें होती हैं, ना कि आप बच्चों को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया बाहर। दूसरा है छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना चाहिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बी ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसमें अध्यापक को क्या करना है, छात्रों की जो प्रीवियस नॉलेज है और छात्रों के पास जो एक्सपीरियंस है उनको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। थर्ड है केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। केवल बाह्य उत्प्रेरणा की यहाँ पर बात हो रही है।
जी नहीं, यहाँ पर बाह्य उत्प्रेरणा नहीं बल्कि आंतरिक उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। अब आप कहेंगे आंतरिक और बाह्य उत्प्रेरणा क्या है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था चौथे सेट में, तो मैंने वहाँ भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होती है जब हम किसी काम को बाहरी रूप से करते हैं, यानी कि एक काम होता है जिसको हम करते हैं, हमारा मन है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरा काम हम करते हैं कि हमें कोई प्राइज़ मिलेगा, जैसे हमको इतने पैसे मिलेंगे इसलिए ये काम करना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है क्योंकि पापा ने बोला है फिर मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, मुझे क्लास में 75% लेकर आनी है क्योंकि पापा ने बोला है मैं मोबाइल दिलाऊंगा आपको। ये चीज़ें जहाँ पर रिवॉर्ड के लिए काम किए जाते हैं वो बाह्य उत्प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक उत्प्रेरणा बेस्ट होती है क्योंकि आंतरिक उत्प्रेरणा में किसी भी प्राइज़ या रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बच्चा अपने मन से अपनी रुचि के अकॉर्डिंग काम करता है जिसमें उसका मन होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करना ही चाहिए ताकि सोच करके उनके अलग अलग आइडियाज़ निकल करके आएंगे उनसे। ठीक है, तो बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और बी और डी हमको मिल रहा है ऑप्शन 2 में, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए अगर आप चाहें तो सीडीपी की थियोरी वाली क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। 10 या 11 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। ठीक है, पहला है वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा, एंड चौथा है उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थियों का उल्लेख करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन में कभी भी आपको सिर्फ ये सूचित नहीं करना है कि जो काम विद्यार्थी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थी के सारे एस्पेक्ट वाली चीज़ें देखनी है। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा, साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड होती हैं जो कि अभी ऑप्शन में नहीं दी हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है मूल्यांकन में कि विद्यार्थी क्या चीज़ें सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस स्तर तक उसको समझ में आ रहा है, और बच्चे को कहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस सारी चीज़ का ब्यौरा, पूरा डिटेल जो बायोडेटा होता है वो मूल्यांकन के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट आप उसमें देखेंगे कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है या फिर क्या समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो मूल्यांकन होता है हम कहते हैं ऑल एस्पेक्ट में होना चाहिए। ऑल एस्पेक्ट यानी कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन हो रहे हैं स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है कि दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। जी नहीं, जहाँ भी आपको तुलना शब्द दिख जाए ना फ्रेंड्स कि एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को कभी भी तुलना नहीं करनी है। अब आप तुलना करके कह देंगे कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इस बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से आप तुलना करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे के अंदर हेजिटेशन पैदा हो जाती है, उसके बाद वो टीचर के सामने खुद को खुल करके एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी बाहर और फोर्थ ऑप्शन भी इसलिए बाहर क्योंकि बच्चों को कभी भी ऐसे लेबल नहीं लगाना है, ऐसे टैग नहीं लगाना है कि आप मंद बुद्धि बालक हो या आप कुशल बुद्धि बालक हो या आप जड़ बुद्धि के हो, आप गिफ्टेड बच्चे हो, मतलब आप अच्छे हैं, आप होशियार हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता है, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं कहनी है। ठीक है, सभी बच्चों को समान रूप से देखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पालन करना है, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना। ठीक है, टीचर के लिए सभी बच्चे एक जैसे होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। 360 डिग्री बहुआयामी, ये वो ही हो गया कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, वो संज्ञानात्मक रूप से कैसा है, वो भावात्मक रूप से कैसा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं, यानी कि शारीरिक मनोगत्यात्मक रूप से कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाता है। पहला है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। देखिए फिर से आ गया तुलना करना, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
सेकंड है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ये तो ठीक लग रहा है। थर्ड है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। कहीं भी आपको दिख रहा है कि बच्चों को नामांकित किया जा रहा है या फिर बच्चों को ग्रेड दिया जा रहा है ABCD, या बच्चों को लेबल किया जा रहा है, तो वो आपका कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। जी नहीं, अभिभावकों को क्यों मेहनत करनी है? आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए ना। अगर बच्चों को एक टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी टीचिंग मेथड चेंज कीजिए, टीचर का काम है ये। आप अभिभावक से थोड़ी कहेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन बाहर, तीसरा ऑप्शन बाहर, चौथा ऑप्शन बाहर, तो बचा क्या? सेकंड ऑप्शन बचा, और यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको NEP 2020 डिटेल में भी थ्योरी करवाई हुई है, एंड यस हैंड रिटन नोट्स। पिछली बार जिन भी स्टूडेंट्स ने पेड नोट्स लिए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके कमेंट्स भी आए थे, अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अगर आप लोग भी चाहें ना फ्रेंड्स, तो अभी नोट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ CDP के हैंड रिटन नोट्स, आप चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं। कमेंट में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो NEP जो 2020 की थ्योरी है, मैंने आपको पूरी डिटेल वीडियो यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस करवाई थी। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो मैंने आपको बोला था कि 360 डिग्री असेसमेंट बहुआयामी, ठीक है, ये क्या होता है? इसके अंदर बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक हर तरीके के आयाम में प्रगति देखी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञानात्मक रूप से आप देखेंगे। संज्ञानात्मक होता है आपके दिमाग से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड। यहाँ पर आपका दिमाग भी देखा जाएगा, आपके इमोशन भी देखे जाएंगे, और आपकी बॉडी मूवमेंट, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह में आप कैसे हैं, इन सभी का एक क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है पूरा। उसमें क्या होता है, बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण और देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जेंडर से 2 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं CTET में। पहला है स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। एक बात बताइए, जो चीज़ें पाठ्य पुस्तकों में देखी जाती है ना, देखिए आपने देखा होगा लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है, क्योंकि बच्चों को जन्म से ही वो चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके पाठ्य पुस्तकों में। आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं ना, फिगर वाली या कलर्ड बुक्स, उसमें क्या होता है, अगर कोई फीमेल दिखाई है तो वहाँ पर दिखाया होगा कि वो बच्चे को संभाल रही है, घर का खाना बना रही है, किचन में काम कर रही है। और वहीं पर अगर एक मेल का फिगर बनाया होगा तो उसमें दिखाया होगा वो बढ़िया ऑफिस में चेयर में बैठा है, एरोप्लेन उड़ा रहा है, पुलिस की वर्दी में है, ठीक है। ये चीज़ें मेल के फिगर में दिखाई होंगी। तो उसी टाइम से, बचपन से ही बच्चे के मन में ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा, जो फीमेल है उसका काम है सिर्फ घर के काम करना, और जो मेल है उसका काम है घर से बाहर के काम करना। तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में बचपन से ही आ जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है पर्सनली कि जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी पार्शियलिटी, ऐसी पक्षपात वाली चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, बच्चे के मन में जन्म से ही वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि अच्छा, मेल का ये काम है, फीमेल का ये काम है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकों में जो स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण करना और देखभाल करना, ये सब संवेदनशील के रूप में देखा जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? सिंपल सी चीज़ है, ये है आपका जेंडर पक्षपात का उदाहरण। यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है मेल और फीमेल में। यहाँ पर क्योंकि जो फीमेल है, स्त्रियाँ हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि वो पालन पोषण कर रही हैं, खाना बना रही हैं, घर वालों की देखभाल कर रही हैं। तो सीधा सा मतलब है पक्षपात किया जा रहा है। वहाँ पर आप स्त्रियों को क्यों दिखा रहे हो? वहाँ पर आप पुरुषों को दिखा दो। क्या पुरुष इंसान नहीं है? खुद बताइए। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, हाथ पैर दोनों के पास हैं, तो स्त्री की जगह पुरुष को दिखा दीजिए, बट ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, यहीं से बच्चे के दिमाग में नेगेटिव चीज़ भरनी स्टार्ट हो जाती है। बट आपका काम है एज अ टीचर, जब आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए और जेंडर पैरिटी लाइए, यानी कि जेंडर समता, जहाँ पर मेल फीमेल में कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको समझाने लगी ना तो हर एक क्वेश्चन पे इतना डीपली मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये जो आपकी क्लास है 2-3 घंटे की आराम से हो जाएगी फ्रेंड्स। बट हमको और भी क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम उतना ही समझेंगे जितना CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? बताइए। पहली बात तो याद रखिएगा, समालोचनात्मक चिंतन एक पॉजिटिव चीज़ होती है जिसमें बच्चा हर एस्पेक्ट में सोच सकता है, किसी भी चीज़ का प्लस भी सोच सकता है क्या पॉजिटिव है, और उस चीज़ का क्या नेगेटिव पॉइंट है ये भी सोच सकता है। तो वो होता है आपका समालोचनात्मक चिंतन।
तो समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। पहला है उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। प्रत्यास्मरण मतलब होता है याद करना, किसी चीज को रटने की योग्यता के परीक्षण द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका बाहर। कभी भी प्रत्यास्मरण या रटना, मेमोराइजेशन, याद करना, ये सब आपको मिलेगा ना, ये सब नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। आप एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है सीटेट टैग वर्ड्स करके। वो टैग वर्ड्स अगर आप देखेंगे ना, हर सब्जेक्ट की मैंने करवाए हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, SST, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स का एक बार आप देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी उससे, बिलीव मी, क्योंकि जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने करवाया था तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और पेडागोजी उन्होंने इतना ईजिली सॉल्व करी ना इन टैग वर्ड्स की हेल्प से। आप एक बार देख लीजिएगा, बस आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक बार टैग वर्ड्स वाली वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, फिर देखिए आपका स्कोर कितना फटाफट बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। तो याद करना, रटना, प्रत्यास्मरण, ये सब आपका कभी भी सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि उनकी नकल करने की गति को मापकर। जी नहीं, कभी भी नकल करने की गति, ये तो बहुत ही बड़ा वाला नेगेटिव है। फोर्थ है उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करना। जी नहीं, वर्तनी की परिशुद्धता की गणना नहीं करनी है, बल्कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा आप विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो चिंतन होता है कहाँ से होता है, दिमाग से, और विवेचनात्मक कौशल ये आपके दिमाग से कनेक्टेड हैं। ये जो आपकी स्किल्स होती हैं आपके दिमाग से कनेक्टेड है। तो वो किस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर ऐसी स्किल्स हैं, उसका आप विश्लेषण करिए, तब जाकर आप विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का आकलन कर पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, EVS, SST सभी का मैं आपको करवाऊंगी। एक बार आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कमेंट करके आप मुझे टाइमिंग बता सकते हैं कि किस किस टाइम पर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक नहीं करता है पूछा है। अब देखिए मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बोला था लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। क्या क्या? SCL। अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। कैसे? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है भाषा, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। भाषा तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज भाषा को तो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे होंगे सामाजिक अंतःक्रिया, समाज, SCL में पहला ही है S, सोसाइटी, समाज। तो ये समाज, ये भी जो वाइगोत्स्की हैं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। तो 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना है अधिगम में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं है। अब देखिए जो सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम क्लियर करते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है पाड़, इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा, अब ये पाड़ क्या होता है वो समझ लेते हैं। पाड़ को हिंदी में फ्रेंड्स मचान भी बोलते हैं, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसका नाम इंग्लिश में याद कर लीजिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है किसी को टेम्पररी हेल्प देना, और इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। अब ये टेम्पररी हेल्प देना क्या होता है? टेम्पररी हेल्प देना इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूटी चलानी नहीं आ रही है, ठीक है, आपने स्कूटी खरीदी और आपकी मम्मी को स्कूटी चलानी आती है, तो आपकी मम्मी आपको स्कूटी चलाना सिखा रही हैं, ठीक है, आपको वो हेल्प कर रही हैं। और वो स्कूटी चलाना आपको कब तक सिखाएंगी? तब तक सिखाएंगी जब तक आप स्कूटी चलाना अच्छे से सीख नहीं जाते। जैसे ही आप स्कूटी चलाने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी मम्मी आपको स्कूटी चलाने में हेल्प नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने स्कूटी चलाना सीख लिया है। तो यही होता है टेम्पररी हेल्प, इसीलिए बोला है, ठीक है, परमानेंट हेल्प नहीं बोला है, ये भी याद रखना है। टेम्पररी हेल्प सिर्फ तब तक हेल्प करना जब तक आप उस काम को करना सीख नहीं जाते। इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ या फिर मचान, और इसकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक हो गया। तो इन तीनों चीज़ों की बात तो करते हैं लेव वाइगोत्स्की, लेकिन जो पहला है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो आपका यही नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, हमेशा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव चीज़ पूछी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव चीज़ पूछी है, ठीक है। अब ये जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, जहाँ पर इन्होंने बताया है 8 प्रकार की बुद्धि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो जो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है बहुत सारे लोगों ने दी है, स्पीयरमैन ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है सीटेट में पूछा जाता है वो है आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, और इन्होंने बोला है बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनके अनुसार बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। सेकंड है, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं, ये तो इन्होंने कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने। थर्ड है, बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। एब्सोल्युटली राइट। हार्वर्ड गार्डनर ये भी कहते हैं कि जो आपकी इंटेलिजेंस की पावर है उसका आपके आनुवंशिकता से और पर्यावरण से, दोनों से कनेक्शन है, और ये दोनों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपकी इंटेलिजेंस की पावर होती है, थोड़ा बहुत तो आपके जो पुरानी पीढ़ी से मिले हुए गुण हैं वो भी मैटर करते हैं। दूसरा, आप जिस पर्यावरण में रहते हैं वो भी मैटर करता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल कहाँ तक जा रहा है, ठीक हो गया। फोर्थ है, प्रत्येक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये कहते हैं कि आप बच्चे को जिस तरीके का बनाना चाहते हैं आप उसे वैसा परिवेश दीजिए, बच्चा वैसा बन सकता है, बुद्धि को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहते हैं, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती हैं, बताइए। अगर आप जब टीचर बनेंगी तो आप किस तरीके से मदद करेंगी। पहला है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर। दूसरा है, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। तीसरा है, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्य में देकर। चौथा है, उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वह स्वयं मेहनत करें। देखिए, आप बच्चे के मन में भय पैदा नहीं कर सकते। अगर पहले ही आप भय पैदा कर देंगे तो बच्चे का मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, वो डरने लगेगा पढ़ाई से, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुत से जटिल गृह कार्य आप दे रहे हैं। अब आप इतने कठिन गृह कार्य उसको दे रहे हैं कि वो कर ही नहीं पा रहा है बेचारा, रात भर उसको नींद ही नहीं आ रही है, तो ये चीज़ भी गलत है। फर्स्ट है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर। देखिए, निजी ट्यूशन देना ये भी अच्छी बात नहीं है। निजी ट्यूशन देने से अच्छा है कि आप जब क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, उसको जिस टीचिंग मेथड से समझ में आ रहा है उस मेथड से पढ़ाइए। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाते हैं बाहर, बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इस ऑप्शन को कनेक्ट करिए, अभी जो जस्ट मैंने आपको ले वाइगोत्स्की की थ्योरी में पाड़ का मतलब समझाया था, मैंने समझाया था ना, टेम्पररी हेल्प देना, तब तक हेल्प करना जब तक बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ जाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको स्कूटी का दिया था, लेकिन ये स्कूटी पर ही लागू नहीं होगा, ये क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लागू है। शिक्षिका को क्या करना है, उपयुक्त एक टेम्पररी हेल्प देनी है बच्चों को कक्षा में, उनकी भागीदारी को बढ़ावा दे करके, ठीक है, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये है आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा मतलब होता है फ्रेंड्स सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को इंक्लूड करना, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की मदर टंग अलग हो सकती है ना। तो हर बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना, स्कूल में भेदभाव नहीं करना, इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। पहला है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। तीसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। चौथा है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। अब आप लोग आंसर तक भी पहुंच गए होंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा कि समावेशी शिक्षा ये सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थी सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने के हकदार हैं, यानी कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे कहीं से आ रहे हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, या फिर विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये मांग करती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। आप जानते ही हैं क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और हर विद्यार्थी अलग अलग जगह से आता है। हर किसी का जो मेंटल लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा होता है जिसे आप एक बार समझाएंगे उसे समझ में आएगा। कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें समझने के लिए 2-3 बार आपको उसे समझाना पड़े। तो हर बच्चे की व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है और अपनी पाठ्यचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक बार पढ़ा करके समझ में आ जाता है तो आप पूरी क्लासरूम को एक ही बार पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्लासरूम में जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आता है उनकी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, जहां पर हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स, और वहाँ पर सारी क्लासेस की भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।